जय हिंद दोस्तों। आज फिर वापस स्वागत है आपका आपकी एग्रेरियन क्लासेज में। मैं आपका साथी एसडीएम सुरेश केम संविधान के दूसरे भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूँ। संविधान का जो पहला भाग है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उस भाग में संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया कि संघ क्या होगा और राज्य में कौन कौन होंगे। उसकी व्याख्या के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 1 है, जिसमें कहता है अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत राज्यों का संघ। भारत डेट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो कि एक राज्य है वो राज्यों का संघ है। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं वो सब के सब परिभाषा में आते हैं। वो उसकी परिभाषा का नाम है, जो हॉर्नसोल जो परिभाषा देते हैं और हॉर्नसोल जो नाम देते हैं उसका नाम है भारत या इंडिया। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए कि भारत का नाम और कौन कौन से नाम है, तो भारत के केवल 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान भाषा में आ सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट राज्य की भाषा में हिंदुस्तान नामक कोई देश नहीं है। देश केवल भारत और इंडिया है और इंडिया राज्यों का समूह है। और इसमें कौन सा आते हैं? राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा अर्जित राज्य। अगर भारत ने किसी चीज़ को अर्जित राज्य किया है, 1947 के आज़ाद होने के पश्चात भारत ने पांडिचेरी को अर्जित किया है, गोवा को अर्जित किया है, तो वो सारे राज्य अर्जित राज्य में आते हैं। तो कुल मिला के भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में राज्यों के राज्य क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, संघ राज्य क्षेत्र जैसे अपना दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि, और अर्जित राज्य जो आते हैं जो भारत सरकार ने 1947 के आज़ाद होने के पश्चात जितना भी क्षेत्र अर्जित किया है उन सभी राज्यों की परिभाषा अर्जित राज्य में आती है। तो अनुच्छेद 1 नंबर जो ये कहता है कि राज्य की परिभाषा में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, अर्जित राज्य आते हैं। वर्तमान में भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये अनुच्छेद नंबर 1 कहता है। अगर दूसरी अनुच्छेद की बात करें जो ये कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, उसकी स्थापना किसके पास पावर है, तो नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना करने की पावर भारत की संसद को है। संसद विधि के द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। मतलब अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उस राज्य का निर्माण करने की पावर संसद को संविधान के द्वारा दी गई है। चलते हैं तीसरा अनुच्छेद नंबर तीसरा ये कहते हैं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की पावर संसद में है और संसद विधि के द्वारा मतलब कानून के द्वारा नए राज्यों का बना सकती है, नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सके। और सबसे बड़ी बात है विधि, संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है। मतलब कोई बड़ा राज्य है उस राज्य को काट कर नए राज्य बना सकती हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को कंबाइन करके बड़ा राज्य बन सकती हैं या एक बड़े राज्य को छोटे छोटे राज्यों में तब्दील कर सकती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करके राज्य बनाया गया था, बिहार और झारखंड को अलग राज्य बनाया था अलग अलग करके, तो ये अनुच्छेद 3 की पावर के अनुसार किया गया था। तो संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है, अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। मतलब संसद विधि के द्वारा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, जो इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 में दिया गया। चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 के भाग नंबर 2 में। पहली बात तो परिवर्तन करने की पावर संसद में है, दूसरा किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती हैं, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े राज्य बना सकती हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती हैं, कोई बड़ा राज्य है उस राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट सकती हैं।
किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं को कम या ज़्यादा करने की पावर कर सकती है। और राष्ट्र किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बम्बई का मुंबई करना, बेंगलुरु का बेंगलुरु करना, कोलकाता का कोलकाता करना, जितने भी नाम है, मद्रास का चेन्नई करना, जितने भी नाम परिवर्तन जो भी हुआ, राज्यों के नाम परिवर्तन हुआ, सीमाओं में परिवर्तन हुआ, बढ़ाना या घटाना, वो सारे के सारे संसद विधि के द्वारा कर सकती हैं। सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं, सीमाओं को बढ़ा सकती हैं, राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती हैं, घटा सकती हैं, नाम में परिवर्तन कर सकती हैं। वो सब के सब जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 के द्वारा होते हैं। और सबसे बड़ी बात इस खासियत में ये है कि जितना भी परिवर्तन होते हैं, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, उस परिवर्तन करने के लिए पावर संसद के द्वारा या संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है। मतलब किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, तो उसकी सिफारिश केवल राष्ट्रपति की ही करता है। राष्ट्रपति अपनी सिफारिश के माध्यम से ही संसद विधि बनाकर उस राज्य की सीमाओं में, उस राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। मतलब राष्ट्रपति उस विधेयक की सिफारिश करता है, उस विधेयक को उस संबंधित राज्यों की विधानसभा में भेजा जाएगा और राज्यों की विधानसभा की बात को पुष्टि करने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उस सबसे बड़ी बात इस खासियत इस सिफारिश में है कि राज्य अगर हाँ करता या ना करता वो नहीं माना जाएगा। अगर सिफारिश हुई है तो उस सिफारिश में केवल पुष्टि की जाती है राज्यों की, बाकी सारे काम संसद विधि के द्वारा किया जाता। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले सिफारिश आती है राष्ट्रपति की, उसके पश्चात ही राज्यों में भेजा जाता है विधेयक, और विधेयक में राज्यों की केवल पुष्टि की जाती है, उसकी हाँ या ना में कोई सिफारिश नहीं की जाती है। उसके पश्चात संसद विधि के द्वारा परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 ये कहता है, जो अनुच्छेद 2 नंबर है संसद विधि के द्वारा, अनुच्छेद 2 संसद विधि के द्वारा परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना प्रवेश कर सकती है। और विधि अनुच्छेद 3 नंबर में ये कहता है कि संसद विधि के द्वारा किसी राज्यों के नाम परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती हैं, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती हैं, घटा कर सकती हैं। लेकिन ये जो संशोधन किए जाएंगे वो संविधान संशोधन 368 में नहीं आएंगे। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संविधान संशोधन 368 में होता है, लेकिन जो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाते हैं वो संविधान संशोधन 368 की परिभाषा में नहीं आएंगे। वो सारे के सारे संशोधन होते हैं वो सामान्य विधिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जो सामान्य विधेयक जिस तरह से पारित होता है, मतलब सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होने वाले विधेयक के अनुसार ही जो परिवर्तन किए जाएंगे वो परिवर्तन माननीय है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में होने वाले परिवर्तन संविधान संशोधन के परिवर्तन न माना जाकर इस सामान्य विधेयक के रूप में होने वाले परिवर्तन के रूप में कहा जाता है। अब आपने बात कर ली, लेकिन जो अनुच्छेद 4 है कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में होने वाले परिवर्तन 368 की परिभाषा में नहीं आएंगे। तो संविधान की जो ये परिभाषा है, संविधान के जो अनुच्छेद है, जो संविधान में जो परिवर्तन करने की जो चीज़ है, तो सर्वप्रथम एक मामला आया था बेरूबाड़ी मामला। अगर मैं बात करूं, भारत और पाकिस्तान जब 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग राज्य बने थे, दोनों डोमिनियन स्टेटस बने, तो दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमेटी, एक सर रेडक्लिफ के नेतृत्व में कमेटी बैठी थी, और रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उस सीमाओं का निर्धारण किया था, और उसको सीमा को बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा। तो भारत के पश्चिम बंगाल रेडक्लिफ रेखा, लेकिन भारत के जो पश्चिम बंगाल है, वर्तमान जो पश्चिम बंगाल है, अभी आपने हाल ही में देखा है पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है, वही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिणी भाग में जगह जिसका नाम था बेरूबाड़ी।
यहाँ एक जगह थी बेरूबाड़ी, उसका एक विवाद उत्पन्न हुआ था 1947 का आज़ाद होने के पश्चात। रेड क्लिफ महोदय ने जब सीमा का निर्धारण किया था तो इस जगह को दे तो दिया था इंडिया को, लेकिन उसको कागजों में नहीं लाया था। उसमें उस सीमा निर्धारण में उस बेरूबाड़ी वाली जगह को निर्धारण नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान, जो पूरी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, दोनों राज्यों के बीच में या दोनों देशों के बीच में इस बेरूबाड़ी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद का समाधान करने के लिए दोनों प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और वर्तमान बांग्लादेश और पूरी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने समझौता किया, और समझौता में यह कहा है कि बेरूबाड़ी नामक स्थान को आधा आधा बांट दिया जाएगा, आधा हिस्सा पाकिस्तान दो, आधा हिस्सा इंडिया को दिया जाएगा। ये दोनों के बीच में समझौता हो गया। लेकिन समझौता होने के पश्चात जब इस समझौते को इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो हमारे सामने सरकार के समय एक विवाद सा उत्पन्न हो गया। एक कानूनी चीज उभर के सामने आई कि अनुच्छेद 3 के तीसरे प्रावधान, मतलब राज्य की सीमाओं को घटा कर सकती हैं या अनुच्छेद 368 के अनुसार काम किया जाए। मतलब अनुच्छेद 3 कहता है, 3 के तीसरा भाग कहता है कि राज्य की सीमाओं की क्षेत्रफल को घटा सकती है। मतलब अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य के जो क्षेत्रफल है, क्यों बेरूबाड़ी आधा हिस्सा देने की बात की जा रही है, तो बेरूबाड़ी का आधा क्षेत्र देना मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है उसको घटाया जाने की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार काम किया जाए या अनुच्छेद 368 के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा उस बेरूबाड़ी विवाद का समाधान किया जाए। तो ये विवाद जब उत्पन्न हो गया तो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस इश्यू को भारत के जो प्रेसिडेंट थे, भारत के जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सामने ये मामला पेश किया। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को दिया है, क्योंकि अनुच्छेद 143 ये कहता है अगर कोई बड़ा विवाद उत्पन्न हो रहा है, कोई लीगल पॉइंट आ गया सामने, कोई न्यायालय का कोई विवादित पॉइंट आ गया, उस समझौते इस अनुच्छेद के 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और 143 को हम बोलते हैं ILU। अगर बात करें कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श की शक्ति अनुच्छेद 143 में होती है। तो समझ में आ गया, विवाद उत्पन्न हुआ, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के पास मामला पेश किया, राष्ट्रपति जी ने इसको लीगल पॉइंट को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 143 की शक्तियों का परामर्श, शक्तियां यथार्थ उच्चतम न्यायालय के साथ परामर्श करने की शक्तियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में परामर्श करने के लिए मामला भेजा। लेकिन मामला भेजने के पश्चात जो कानूनी पॉइंट था, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कानूनी पॉइंट आया। वो कानूनी पॉइंट क्या था? भारत की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना, ये सबसे बड़ा पॉइंट सामने आया था बेरूबाड़ी मामले में। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज आई कि प्रस्तावना में सबसे बड़ी बात आती है लोकतांत्रिक गणराज्य। जाहिर है लोकतंत्र में सरकार को शक्ति जनता से मिलती है। लोकतंत्र गणराज्य, सरकार की जो सर्वोच्च शक्ति है हम भारत के लोग, शक्ति है जनता को, शक्ति है भारत की जनता को। उससे मिली शक्तियों का उपयोग करके उस जनता को ही दूसरे देश को सौंपा जा सकता है जिसमें सरकार ने बनाया। तो लीगल पॉइंट ये आया है लोकतांत्रिक गणराज्य की बात, क्या संविधान के किसी परिवर्तन के द्वारा भारत की जनता जो सर्वोच्च शक्ति के साथ संप्रभु शक्ति है, क्या उस जनता को किसी कानून के माध्यम से किसी और देशों को दिया जा सकता है? ये पॉइंट आया था भारत की प्रस्तावना में। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब क्या भारत की जो जनता है, सर्वोच्च शक्ति है, उस शक्ति को किसी और देश को सौंपा जा सकता है। ये पॉइंट संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। दूसरी पॉइंट आया था संप्रभुता। पहला लोकतांत्रिक गणराज्य आया, दूसरा संप्रभुता।
कहते हैं कि जो भारत की जनता संप्रभु है, वो अपने एरिया में, अपने क्षेत्राधिकार में कानून बना सकती हैं, और वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार किसी और अन्य बाह्य देशों के दबाव से मुक्त है। लेकिन यहाँ दबाव आ रहा है कि उस बेरूबाड़ी क्षेत्र का आधा हिस्सा किसी और देश को दिया जाए, मतलब बाहरी प्रभाव यहाँ आ रहा है। तो दूसरा प्रभाव आया था संप्रभु का, जो लीगल पॉइंट है वो बेरूबाड़ी मामले में सामने आया। मतलब भारत अपने दम पर खड़ा एक देश है और कोई अन्य देश इसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता जिससे भारत की एकता मतलब भारत एक है, उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी और को दिया जा रहा है, उस छोटे से हिस्से में रहने वाली जनता को किसी और देश को दिया जा रहा है, तो भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस प्रकार का लीगल पॉइंट आया सामने। तो इस पॉइंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने लीगल पॉइंट आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि भारत की एक तरफ को भारत की प्रस्तावना है, प्रस्ताव में लोकतांत्रिक गणराज्य की बात होती है, प्रस्तावना में संप्रभु जनता की बात होती है। उसी लोकतांत्रिक गणराज्य की जनता को और उसी लोकतांत्रिक देश की क्षेत्रफल को किसी और देश को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उस पॉइंट की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा इशू आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी परामर्श दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी मामले में अपना फैसला दिया। उस फैसले में यह कहा कि पहला बात उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात बेरूबाड़ी मामले में ये कहा है, क्योंकि पूरी वीडियो में मैंने ये बताया प्रस्ताव में दो प्रकार की चीज़ आई थी जब मामला शुरुआत में आया था। बेरूबाड़ी मामले में ये कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है और ये सरकार को किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं देती। ये बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। दूसरी बात ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अनुच्छेद 3 के आधार पर भारत के हिस्सों को किसी और देश को नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि ये देश के अंदर की सीमा को पुनर्निर्धारण करने की शक्ति देती है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 3 नंबर के भाग 3 में कहता है कि भारत सामान्य विधि के द्वारा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन केवल अपने राज्य के क्षेत्राधिकार के बीच में ही परिवर्तन कर सकता है। वो जमीन को किसी और दूसरे देश देने को अधिकार नहीं रखती। मतलब अनुच्छेद 3 के भाग 3 में क्षेत्रफल को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन वो क्षेत्रफल घटा या बढ़ा अपने भीतर देश के भीतर ही कर सकती है। उस क्षेत्रफल को किसी और राज्य, किसी और देश को नहीं दे सकती। और तीसरी बात ने यह कहा है यदि आपको अपने देश की कोई भी सीमा का क्षेत्रफल या सीमा की जनता को किसी और देश को देना है तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन बातें अपने सामने कही है कि पहली बात ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 3 के भाग 3 में कहा है कि राज्यों की सीमाओं को घटाना या बढ़ाना, क्षेत्रफल को बढ़ा या घटा वो केवल अपने क्षेत्र में कर सकती हैं। अगर किसी और देश को देना है तो वो अनुच्छेद 3 के अनुसार नहीं है। साथ में तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि अगर देश को अगर अपनी सीमा के कोई समझौता है, सीमा को किसी अन्य देश के साथ सीमा में परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल घटा या बढ़ाना है, तो वो केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से ही कर सकती है। तो इसी चीज़ को, इसी सुप्रीम कोर्ट को परामर्श मानते हुए राष्ट्रपति की बात में अमल करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में 9वां संविधान संशोधन पेश किया। वो संविधान संशोधन 368 के द्वारा पेश किया और उसने समझौतों को लागू किया और अनुसूचित क्षेत्र 1 में परिवर्तन कर दिया। इस तरह समझौता ये पूरा हुआ। तो संविधान के 368 अनुच्छेद के माध्यम से संविधान संशोधन के 9वां संविधान संशोधन दिया गया। उस संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबाड़ी वाद
या विवाद का समाधान किया, आधा हिस्सा पूरी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश को देकर इस समझौते की पुष्टि की गई। तो समझ गए, पहला विवाद तो वह सामने आया नवा संविधान संशोधन। और साथ ही साथ एक और मामला 2015 में आया, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तब ये भारत सरकार ने 100वां संविधान संशोधन करके भारत के कुछ क्षेत्र पर वही इंक्लेव वाला मानते अंध क्षेत्र वाला जो भारत और पाकिस्तान, भारत और वर्तमान बांग्लादेश के बीच में विवाद था, उस के द्वारा बांग्लादेश के कुछ भूभाग को भारत के पास लिया गया और भारत के कुछ भूभाग को बांग्लादेश को ट्रांसफर किया गया था। मतलब 111 विदेशी अंत क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया गया और भारत को 51 अंत क्षेत्र को भारत को दिया गया। ये दोनों संशोधन संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के माध्यम से किया गया। तो कुल मिला के जो संविधान का पहला भाग है संघ, उसका राज्य क्षेत्र ये कहता है, पहला भाग ये कहता है भारत दैट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा ये कहता है कि संविधान भारत में होने वाले नए राज्यों का प्रवेश, उसमें परिवर्तन केवल संसद विधि के द्वारा ही कर सकती हैं। तीसरा, संसद विधि के द्वारा किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती हैं, किसी राज्यों के छोटे राज्यों को मिला के बड़ा राज्य कर सकती हैं, कुछ बड़े राज्यों को मिला के छोटा राज्य कर सकती हैं, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं, राज्यों का क्षेत्रफल घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। और संविधान के अनुच्छेद 4 नंबर ये कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में होने वाले परिवर्तन संविधान संशोधन के विधेयक में नहीं आते, वो केवल साधारण विधेयक में आते हैं, जिसमें साधारण बहुमत के द्वारा संसद विधि के द्वारा इसमें होने वाले परिवर्तन को कर सकती है। इसी संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में होने वाले परिवर्तन के समय सबसे पहला विवाद बेरुवाड़ी वाद आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीजन दिया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और संविधान में जो अनुच्छेद 2 और 3 है वो अपने अंत क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और अगर राज्य भारत को अगर किसी राज्य को किसी अन्य देश को कोई क्षेत्रफल देना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो 300 अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, इस संघ एवं राज्य क्षेत्र में संघ एवं राज्य क्षेत्र के भाग 1 नंबर में 2 संविधान संशोधन हुए थे। एक को नवा संविधान संशोधन और दूसरा हुआ था 100वां। तो दोस्तों, अगर आपके सवाल आते हैं, इन जिसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। ये मोटी मोटी बातें हैं, हर प्रकार के एग्जाम में होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो RS का एग्जाम दीजिए, चाहे IAS का एग्जाम दीजिए, चाहे नीट का एग्जाम दो, पटवारी कांस्टेबल किसी भी एग्जाम में अगर ये चीज़ आपने पढ़ ली तो मैं ये मानता हूँ कि आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इतना पढ़ लिया, आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार संघ एवं से राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद 1 से 4 तक ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सादर जय हिंद, जय भारत।